हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, इससे पहले एक प्रीवियस क्लास इसके रिगार्डिंग हो चुकी है, जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के तहत इसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है। आज के टॉपिक में जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे उनमें होगा लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, कंटिन्यू गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ श्योरिटी। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेक्शन 126 में डिफाइन करा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत 3 लोग पाए जाते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर और होता है क्रेडिटर। श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी यहाँ पर वो व्यक्ति होता है जो कि अपनी तरफ से गारंटी प्रोवाइड करवाता है। किसे? क्रेडिटर को। किसके लिए? प्रिंसिपल डेप्टर के लिए। जब प्रिंसिपल डेप्टर अपनी परफॉर्मेंस नहीं करता है या फिर जो उसका पेमेंट ड्यू होता है उसको वो पे नहीं करता है, तब उसकी जगह पर परफॉर्मेंस करता है श्योरिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसके अंतर्गत जब श्योरिटी जो है, यहाँ श्योरिटी जो पर्सन है वो परफॉर्म करेगा। कब परफॉर्म करेगा? जब सामने वाली पार्टी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस करने में डिफ़ॉल्ट करा है, तब यहाँ पर श्योरिटी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस करेगा। यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो ओरल और रिटन भी हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ इस संबंध में कि जो लायबिलिटी बनती है, ध्यान समझना बातों को, सेक्शन तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं और इंग्लिश में जिनको समझना हो उनके लिए इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाया गया है। अब बात समझो। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जनरल स्पीकिंग बात करेंगे हम। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो लायबिलिटी होती है श्योरिटी की वो कहाँ तक होती है? श्योरिटी की लायबिलिटी कहाँ तक है? तो श्योरिटी वहीं तक लायबल माना जाएगा जहाँ तक कि प्रिंसिपल डेप्टर लायबल होता है। जो श्योरिटी होता है उसकी लायबिलिटी को एक्सटेंटिव होती है प्रिंसिपल डेप्टर की। जहाँ पर प्रिंसिपल डेप्टर लायबल है वहीं तक ही ये लायबल माना जाता है। इसमें एक केस हो चुका है, नारायण सिंह वर्सेस छत्तर सिंह का केस है, और उस केस में भी यही बात कही गई है कि जहाँ तक प्रिंसिपल डेप्टर लायबल होगा वहाँ तक ही श्योरिटी लायबल माना जाता है। मैं जनरल स्पीकिंग बात कर रही हूँ, ये ध्यान रख के चलना है इसमें। अगर डेप्टर अपनी लायबिलिटी से, डेप्टर मतलब प्रिंसिपल डेप्टर, अगर प्रिंसिपल डेप्टर अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया तो श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से फ्री मान लिया जाएगा। यहाँ इसमें एक केस और दे रखा है, उसे अच्छी तरह समझना। पहले इस केस को समझो, फिर उसके बाद एक बात और समझाऊंगी। एक केस हुआ है, बात समझना। श्योरिटी जो है वो डिफेंडेंट है। श्योरिटी कौन है? श्योरिटी कौन है इस केस में? वो डिफेंडेंट है। यहाँ पर जो क्रेडिटर है वो हो गया प्लेंटिव, और इसमें एक है प्रिंसिपल डेप्टर जिसका नाम है LM। क्लियर है? यहाँ पर जो श्योरिटी है, श्योरिटी उसने ये गारंटी दी थी क्रेडिटर को कि यहाँ पर यह जो क्रेडिटर है वो इस LM, इस प्रिंसिपल डेप्टर को पेमेंट उधार दे सकता है, पर उसने साफ कह दिया था कि केवल 400 पाउंड तक के लिए ही वो उधार दे, इससे ज़्यादा के लिए श्योरिटी अपनी लायबिलिटी नहीं देगा, अपनी गारंटी प्रेजेंट नहीं करेगा। श्योरिटी ने पहले ही क्लियर कर दिया था। यहाँ पर इसको जो डेप्ट मिला वो कितना मिला? इसके ऊपर कितने का डेप्ट हो गया? 600 पाउंड तक का इसके ऊपर डेप्ट हो गया। यहाँ पर इसने क्या करा? डेप्टर ने अपने क्रेडिटर्स को कंपोजिशन किया। इसने अपनी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उनके साथ में उसने बात करी। यहाँ इस केस में डिसाइड क्या करा गया? यहाँ इस केस में यह डिसाइड करा गया इसमें कि यहाँ पर जो इसमें श्योरिटी होगा वो इसमें वहीं तक के लिए लायबल माना जाएगा जहाँ तक कि उसने बात करी थी। एक बात याद रखना, ये जो लाइन लिख रही है ना, अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात ध्यान समझना, जनरल स्पीकिंग हम ये कह के चल रहे हैं धारा 128 के अंतर्गत कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेप्टर के को एक्सटेंटिव होती है। लेकिन अगर श्योरिटी ने
अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर लिया है, अगर श्योरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यहाँ पर इस केस को समझ लो, इस वाले पॉइंट को और अच्छी तरह समझ लोगे। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर श्योरिटी ने पहले ही कह दिया वो 400 पाउंड तक के लिए ही लाइबल होगा। तो अगर श्योरिटी ने अपनी लाइबिलिटी को सीमित कर लिया है तो फिर ऐसे में श्योरिटी वहीं तक के लिए लाइबल माना जाएगा जहाँ तक के लिए उसने अपनी लाइबिलिटी को सीमित कर लिया है। आगे बात करते हैं, आगे आती है इसमें कंटिन्यू गारंटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चिरगामी प्रत्याभूति। A guarantee which extend to a series of transaction is called a continue guarantee। कोई भी जो गारंटी दी जा रही है वो कंटिन्यू गारंटी है या नहीं, ये याद रखना, ये वाली बात पार्टीज़ के इंटेंशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसको पहले डेफिनेशन रीड कर ली। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यू गारंटी। एग्जाम्पल समझ लो, ये एग्जाम्पल इंग्लिश में आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है। ए कौन है, ए यहाँ इस केस में एक श्योरिटी है। बी यहाँ पर कौन है, बी यहाँ पर इसमें एक क्रेडिटर है। सी यहाँ पर कौन है, सी यहाँ पर एक प्रिंसिपल डेप्टर है। अब एक बात समझना, यह जो यहाँ पर क्रेडिटर है ना, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल डेप्टर है, और ये हो गया यहाँ पर श्योरिटी। ये श्योरिटी जो है वो इस क्रेडिटर को ये कहता है कि यह क्रेडिटर इस सी को एक कप ऑफ टी प्रोवाइड करवा दिया करे रोजाना, लेकिन 100 पाउंड से ज़्यादा के कप ऑफ टी है इसे प्रोवाइड ना करवाए। श्योरिटी पहले ही कह देता है केवल सी को जो यहाँ पर कप ऑफ टी प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो 100 पाउंड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, इतने तक की ये यहाँ पर गारंटी देने की बात कर रहा है। बी ने यहाँ पर ऐसा ही करा। बी ने यहाँ पर इस सी को 100 पाउंड्स तक के ही कप ऑफ टी प्रेजेंट करवाए, प्रोवाइड करवाए, और सी ने भी एक अच्छा काम ये करा कि सी ने उसी टाइम पर इसको पेमेंट कर दिया। सी ने उसी टाइम पर इसे पेमेंट कर दिया। आगे जाकर जब यहाँ पर बी क्रेडिटर ने दोबारा से इसको सी को कप ऑफ टी प्रेजेंट करवाए, प्रोवाइड करवाए, तो वो प्रोवाइड करवाए इसने 200 पाउंड तक के, कितने 200 पाउंड तक के कप ऑफ टी इसने अब की बारी से प्रोवाइड करवाए हैं। और सी अब फेल हो गया, सी अब फेल हो गया पेमेंट करने से। अब एक बात याद रखना, जो यहाँ पर ए ने गारंटी दी थी, जो यहाँ पर ए ने गारंटी दी थी, उसके द्वारा दी गई वो गारंटी एक कंटिन्यूस गारंटी थी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ए के द्वारा दी गई गारंटी एक कंटिन्यू गारंटी थी, इसलिए अब जो यहाँ पर ए है इस वाले पॉइंट में, इस वाले कंडीशन में जो ए होगा वो लायबल होगा, पर कहाँ तक के लिए लायबल होगा, केवल 100 पाउंड्स तक के लिए लायबल होगा, क्योंकि शुरुआत में ही उसने कह दिया था कि वो सिर्फ 100 पाउंड्स तक की ही उसे कप ऑफ टी प्रोवाइड करवाए। ये एग्जाम्पल यही आपकी बुक में भी दे रखा है, आप इसे इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो श्योरिटी होता है उसे अपनी लायबिलिटी से रिवॉक करना है, या वो रिवॉक हो जाता है तो वो किन कंडीशन में श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन आती है इसमें नोटिस। सेक्शन कौन सी बात हो रही है, सेक्शन 130 के तहत बात हो रही है। नोटिस जो है यहाँ पर श्योरिटी द्वारा दिया जाएगा और तब वो अपनी जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनसे फ्री हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखना, यहाँ पर वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए फ्री होगा, पर जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनके लिए वो फ्री नहीं माना जाएगा, उनके लिए उसकी लायबिलिटी यहाँ पर मानी जाएगी। एक और पॉइंट आता है इसमें सेक्शन 131 के तहत, अगर श्योरिटी मर जाता है, अगर श्योरिटी मर जाता है तो क्या होगा, अगर श्योरिटी मर जाता है तब वो यहाँ इस संबंध में जब से वो मरा तो उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उनके लिए वो फ्री हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। एक बात याद रखना, यहाँ इस संबंध में इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में एक अंतर पाया जाता है। इंग्लिश लॉ यह कहती है कि जब श्योरिटी मर गया है तो इस बात की इंफॉर्मेशन क्रेडिटर को प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है।
पर इंडियन लॉ में ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, उसकी नोटिस देना कोई ज़रूरी नहीं है उसकी डेथ के बारे में। अगले पॉइंट की हम बात करें वेरिएंस। अब बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन 133 की हम बात कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ है इन लोगों के बीच में, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में उस श्योरिटी की कंसेंट के बिना, श्योरिटी की कंसेंट के बिना जो यहाँ पर इस संबंध में डेप्टर और जो यहाँ पर इस संबंध में क्रेडिटर है, अगर वो श्योरिटी की सहमति के बिना उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किसी तरह का कोई भी वेरिएंस करते हैं, मतलब कोई चेंज करते हैं और उस चेंज के बारे में वो उस श्योरिटी को नहीं बताते हैं, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री मान लिया जाएगा, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ ये आती है कि जो वेरिएंस वो कर रहे हैं, जो चेंज वो कर रहे हैं, वो चेंज इफ़ेक्ट में भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल बातें हो रही थी, ट्राई कर रहे थे, उसको इफ़ेक्ट में भी आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से इसमें डिस्चार्ज माना जाएगा। एक एग्जाम्पल आप इसमें समझ सकते हैं, इंग्लिश के लिए ये रहा, मैं समझा देती हूँ। ए कौन है? ए यहाँ पर एक श्योरिटी है। ए कौन है? ए श्योरिटी है। बी यहाँ पर कौन है? बी यहाँ पर प्रिंसिपल डेप्टर है। और सी यहाँ पर कौन है? सी यहाँ पर क्रेडिटर है। यहाँ पर जो ए है वो इस सी से कहता है कि वो सी को गारंटी देता है कि सी अपने बैंक के लिए बी को एज अ मैनेजर अपॉइंट करे और उसकी गारंटी ए दे रहा है। क्लियर है? यहाँ तक सही था। आगे जाकर इस बी और सी ने श्योरिटी की परमिशन के बिना इस क्या करा, इसने श्योरिटी की परमिशन के बिना इस क्रेडिटर ने इस बी की सैलरी को भी इंक्रीज़ कर दिया, सैलरी बढ़ा दी। ओवरड्राफ्ट की जो रकम वगैरह थी वो भी इसने कुछ चेंज कर दिया, इसमें सब कुछ इसने श्योरिटी को इसने बिना बताए करा था इसने। अब यहाँ पर आगे जाकर इस कौन है ये डेप्टर, प्रिंसिपल ऑफ डेप्टर बी, जो मैनेजर की हैसियत में है, उसकी कुछ गलतियाँ हो गई जिससे बैंक को बहुत लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर क्या ए लायबल होगा? सॉरी, यहाँ ए अपनी लायबिलिटी से फ्री हो चुका है, क्योंकि जो वेरिएंस करे गए थे वो सभी वेरिएंस यहाँ पर उस श्योरिटी की कंसेंट के बिना किए गए थे इसमें। क्लियर है? इसके लिए अब यहाँ पर जो श्योरिटी है वो इस संबंध में लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो श्योरिटी जो है वो इससे फ्री हो चुका है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेक्शन 134 की। अब उस कंडीशन की बात करते हैं जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। इसमें भी अगर प्रिंसिपल डेप्टर, जो प्रिंसिपल डेप्टर है, अगर उस प्रिंसिपल डेप्टर को ही, अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है उस प्रिंसिपल डेप्टर को ही उसकी लायबिलिटी से फ्री कर दिया गया हो। मेरी बात समझना मैं क्या कह रही हूँ। अगर प्रिंसिपल डेप्टर को ही उसकी लायबिलिटी से फ्री या डिस्चार्ज कह लीजिए, उसकी लायबिलिटी से फ्री और डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्यों बनेगी? आपको पहले ही मैंने बताया था, जनरल स्पीकिंग रूल कहता है कि श्योरिटी वहाँ तक लायबल होता है जहाँ तक प्रिंसिपल डेप्टर लायबल होता है, और जब प्रिंसिपल डेप्टर ही फ्री कर दिया गया है तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी क्यों बनेगी? अब आप ये समझिए वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें प्रिंसिपल डेप्टर अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया। पहली कंडीशन, अगर जो डेप्टर है और जो क्रेडिटर है उनके बीच किसी बात को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बात समझना, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रिंसिपल डेप्टर अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डेप्टर और किसके बीच में? क्रेडिटर के बीच हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस क्रेडिटर ने डेप्टर को उसकी लायबिलिटी से फ्री कर दिया है, तो अपने आप ही ये, जैसे ही डेप्टर फ्री होगा श्योरिटी अपने आप फ्री हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो यहाँ इस संबंध में क्रेडिटर था, क्रेडिटर को जो काम करने थे वो उसने नहीं करे, या उसने कोई ऐसा काम करा जिसकी वजह से
जो डेप्टर है वो अपने आप अपनी लायबिलिटी से लीगली फ्री हो गया तो श्योरिटी फ्री हो जाएगा। एक एग्जाम्पल समझना, बात क्लियर हो जाएगी। ए समझना, ए श्योरिटी है, एक सेकेंड, ए कौन है? ए यहाँ पर है प्रिंसिपल डेप्टर इस वाले केस में, ठीक है। बी कौन है? बी हो गया इसमें क्रेडिटर, और सी होगा यहाँ पर अब श्योरिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बी को अपने लिए एक मकान बनवाना था वुड्स के माध्यम से, लकड़ियों का बी को एक मकान बनवाना था, इसीलिए यहाँ पर उसने सी से बात करी कि वो ए को एज अ कारपेंटर ए को एज अ वर्कमैन के रूप में लेना चाहता है, एक कारपेंटर के रूप में। क्या सी ए के लिए गारंटी देता है? सी ने कहा कि वो ए के काम की गारंटी दे रहा है कि ए अच्छा काम करेगा। अब एक बात याद रखना, ए अपना काम कब करता? जब बी उसको लकड़ियाँ मुहैया करवाता। भाई काम बी का हो रहा है, जब बी ए को वुड्स प्रोवाइड करवाएगा तो ही तो ए काम करेगा। अभी मैंने क्या कही थी, अगर क्रेडिटर, मैंने क्या समझाया था, अगर क्रेडिटर कोई ऐसा काम करता है जिससे ए, या कोई ऐसे काम का ओमिशन करता है जिससे कि ए यानी कि प्रिंसिपल डेप्टर अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाता है तो श्योरिटी अपने आप फ्री हो जाएगा। यहाँ इस केस में यही था। यहाँ इस केस में जब क्रेडिटर जिसके ऊपर यह ड्यूटी थी कि वो वुड्स ए को प्रोवाइड करवाए, तभी तो ए अपने काम को आगे करेगा। पर यहाँ पर इस क्रेडिटर ने अपने काम का ओमिशन किया था, ओमिट किया था अपने काम को। अब जैसे ही इसने अपना काम नहीं किया तो ये जो ए है ये अपने आप ही अपनी लायबिलिटी से क्या कर गया, ए अपने आप अपनी लायबिलिटी से फ्री कर गया। अब यहाँ पर ऐसे में जब ए लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी की तो कोई लायबिलिटी एराइज ही नहीं हो रही है। अब जो दो कंडीशन मैंने बताई आपको, इंग्लिश वाले पॉइंट में आप रीड कर लीजिए। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाई एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर by which the principal debtor release, पहली कंडीशन, या फिर by act or omission of creditor the legal consequence of which the discharge of principal debtor। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है आपको। ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखे हैं दोनों, आप इनको रीड कर सकते हैं, आपको और आसानी से बात समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 135 की। अब हम बात करते हैं, अब एक बात समझना, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से और कब फ्री हो सकता है और वो कौन सी सरकमस्टांसेस हैं। अब एक बात समझना, अगर यहाँ पर हमें ये पता चले कि जो क्रेडिटर है, अगर ये पता चलता है कि क्रेडिटर ने डेप्टर के साथ में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करा और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने यहाँ पर जो डेप्टर है उसका जो डेप्ट पे करने का टाइम पीरियड है उसे बढ़ा दिया है, और ऐसा इन्होंने श्योरिटी की कंसेंट के बिना किया है, ऐसा इन्होंने श्योरिटी की कंसेंट के बिना किया है, उसके टाइम पीरियड को इसने बढ़ा दिया है क्रेडिटर ने श्योरिटी की कंसेंट के बिना। श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पर ये पता चले, ये भी हो सकता है कि क्रेडिटर ने इस डेप्टर से ये प्रॉमिस करा है, क्रेडिटर ने इस डेप्टर से ये प्रॉमिस करा है कि ये डेप्टर के खिलाफ सूट फाइल नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इसने क्रेडिटर ने डेप्टर से प्रॉमिस करा है कि वो उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं करेगा, और ऐसा प्रॉमिस भी उसने श्योरिटी की सहमति के बिना करा है। यहाँ पर श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। अब एक बात समझना मेरी, सपोज करो, क्या लिखा है ये मैंने, ए सी और बी, ओके ठीक है। सपोज करो यहाँ पर, ठीक है मैं समझाती हूँ, ए है वो यहाँ पर कौन है, वो क्रेडिटर है। एक सेकेंड, इसी एग्जाम्पल को रख के बताएंगे तो जल्दी आएगा समझ में। सपोज़ करो बी जो है वो यहाँ पर एक डेप्टर है, सी यहाँ पर एक क्रेडिटर है, और ए यहाँ पर एक श्योरिटी है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इस क्रेडिटर ने इस डेप्टर को सपोज़ करो 1 लाख रुपए वगैरह उधार दे रखी थी, श्योरिटी ने इस बात की गारंटी दी थी।
अब एक बात समझना, ये जो डेप्ट इसने क्रेडिटर ने इसको दिया था वो डेप्ट हो चुका है ड्यू। डेप्ट क्या हो गया है, डेप्ट ड्यू हो चुका है। अब डेप्ट जब ड्यू हो चुका है तो यहाँ पर इस क्रेडिटर का राइट एराइज हो चुका है कि यहाँ पर ये इस डेप्टर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी जो समझाया उसकी बात नहीं कर रही, उसके अलग एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर उसका राइट एराइज हो गया कि वो इस डेप्टर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। यहाँ पर इस क्रेडिटर ने इस डेप्टर के अगेंस्ट कोई मुकदमा दाखिल नहीं करा है। क्या श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री होगा? अब बताना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 बातें मैंने आपको समझाई हैं। पहली बात ये कि अगर हमें ये पता चलता कि यहाँ इस केस में जो क्रेडिटर है उसने डेप्टर से प्रॉमिस करा है कि वो उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं करेगा, और ऐसा प्रॉमिस उसने श्योरिटी की परमिशन के बिना करा है, तब श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो क्रेडिटर है उसका जो राइट है मुकदमा दाखिल करने का, वो उस राइट का उपयोग नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कहीं पर भी सेकंड एग्जाम्पल में कि वो प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो अपने राइट का उपयोग नहीं कर रहा है। केवल जो क्रेडिटर है वो अपने राइट का उपयोग नहीं कर रहा, इतनी सी बात है केवल। यहाँ श्योरिटी सेकंड कंडीशन में, इस वाले एग्जाम्पल में अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक अब तक। हाँ, अगली बात हम करते हैं इस संबंध में। ये अच्छा, ये सेक्शन 135 के लिए जिनको इंग्लिश में रीड करना हो उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये। A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promise to give time to or not to sue the principal debtor discharge the surety unless the surety ascertain to such contract। हाँ, अच्छा ठीक है। अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं सेक्शन 139 के अंतर्गत। अब बात समझना क्या है, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से तब भी फ्री हो जाएगा अगर वहाँ पर क्रेडिटर कोई ऐसा काम कर देता है, क्रेडिटर कोई ऐसा काम या कोई ऐसा ओमिशन करता है जिस वजह से श्योरिटी के जो रेमेडीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। एग्जाम्पल समझना तब बात समझोगे इसकी। यहाँ पे सपोज़ करो इस केस में ए कौन है, ए एक श्योरिटी है, एग्जाम्पल समझना ढंग से। बी कौन है, बी यहाँ पर एक क्रेडिटर है। सी कौन है, यहाँ एम है, सॉरी एम यहाँ पर एक प्रिंसिपल डेप्टर है। यहाँ पर ये जो श्योरिटी है वो इस क्रेडिटर को गारंटी देता है कि जो एम है ये एक अच्छा स्टूडेंट साबित होगा। एम के लिए वो गारंटी देता है कि एम एक अच्छा शिष्य साबित होगा, बशर्ते कि वो यहाँ पर बी से ये प्रॉमिस करवाता है कि बी की ये ड्यूटी बनेगी कि बी को हर महीने इस एम के द्वारा बनाए गए अकाउंट्स को चेक करना होगा। बी की ये ड्यूटी बनेगी कि इसको डेप्टर एम के द्वारा जो भी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उनको हर महीने चेक करना होगा। तभी यहाँ पर ए जो है वो गारंटी दे रहा है कि एम एक अच्छा असिस्टेंट स्टूडेंट वगैरह साबित होगा। अब मैंने क्या कही, बी यहाँ पर क्या कर दिया क्रेडिटर ने, ओमिशन। बी का जो एक्ट था अकाउंट चेक करने का, बी ने वो काम नहीं करा और यहीं पे इस बात का फ़ायदा उठाकर एम ने गबन कर लिया, घोटाला कर लिया। अब क्या है यहाँ पर, अब ए जो है ए श्योरिटी वो बी के प्रति अपनी जो उसने गारंटी दी थी उसके लिए वो लायबिलिटी नहीं रखेगा। क्लियर हो गया। अब वो लायबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी थी बी की एक एक्ट करने की जो उसने नहीं करी और उसके ना करने की वजह से ए को लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वो यहाँ पे लायबिलिटी नहीं रखेगा। अब हम बात करते हैं कि जो श्योरिटी होता है उसके राइट्स क्या होते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लास करी थी उन्हें पता होगा, ये वाला टॉपिक का बैकग्राउंड, टॉपिक का बैक वहाँ बता दिया गया था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब, अब एक बात रखना, राइट ऑफ श्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ सबरोगेशन। तो एक पॉइंट एराइज होता है कि राइट्स ऑफ सबरोगेशन जो है श्योरिटी को एराइज कब होता है, कब एराइज होगा, तो जब यहाँ पर प्रिंसिपल डेप्टर अपना डेप्ट पे नहीं कर पाया है
या फिर इस प्रिंसिपल डेप्टर को जो परफॉर्मेंस करनी थी उसको यह नहीं कर पाया है, उसने डिफ़ॉल्ट करा है, और तब ऐसा करने पर, इसके डिफ़ॉल्ट करने पर जो श्योरिटी है उसने उस पेमेंट को पे करा है, उसने उस परफॉर्मेंस को पे करा है। हाँ, ये हो सकता है कि जो पेमेंट पे करा गया हो वो पूरी तरह से या पार्शली भी कर दिया जा सकता है। तब ऐसा करने पर जो श्योरिटी होगा वो यहाँ पर क्रेडिटर की पोजीशन को रिसीव कर लेगा। तब ऐसा करने पर जो यहाँ पर श्योरिटी होगा वो इस क्रेडिटर की पोजीशन को रिसीव कर लेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो श्योरिटी होगा वो उन सभी राइट्स को अराइव कर लेगा, वो उन सभी राइट्स को अचीव कर लेगा जो राइट्स यहाँ पर अब तक क्रेडिटर को मिले हुए थे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर। एक क्वेश्चन यह अराइज होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिरकार श्योरिटी को यह राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं। ये वाली बात इक्विटी पर बेस है, ये वाली बात साम्यता के नियम पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो श्योरिटी को भी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए इस नियम को बनाया गया है। राइट ऑफ इंडेमनीफाई, सेक्शन 145। एक और राइट इसका श्योरिटी का अराइज होता है राइट ऑफ इंडेमनीफाई का। वहाँ पर एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, जो इम्प्लाइड प्रॉमिस वहाँ पर इस प्रिंसिपल डेप्टर की तरफ से एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है, जो प्रॉमिस इम्प्लाइड प्रॉमिस है जो प्रिंसिपल डेप्टर श्योरिटी से करता है कि जब श्योरिटी उसके तरफ से डिफ़ॉल्ट होने पर, प्रिंसिपल डेप्टर की तरफ से डिफ़ॉल्ट हुआ, उसने पेमेंट पे नहीं करा, उसने परफॉर्मेंस नहीं करी, जिस वजह से सब काम श्योरिटी ने करे, तो एक वहाँ पर एक इंडेमनीफाई प्रॉमिस होता है, एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है प्रिंसिपल डेप्टर की तरफ से श्योरिटी को कि जब श्योरिटी उसके लिए काम कर रहा है तो वो श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा इनके लिए, पर वो श्योरिटी को वहीं तक के लिए इंडेमनीफाई करेगा जहाँ तक कि वो सही वे में करे गए होंगे। गलत वे में करे गए होंगे तो उसके लिए भी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी प्रिंसिपल डेप्टर की। एग्जाम्पल ये रहा, इसको रीड कर लीजिए, इंग्लिश में दे रखा है जो मैंने बताया अभी। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, फिर इसे इंग्लिश में रीड करेंगे। इसमें क्या था, यहाँ पर ए कौन है, ए श्योरिटी है, बी यहाँ पर कौन है, डेप्टर है, और सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर क्रेडिटर है। अब समझना, यहाँ पर श्योरिटी ने इस सी को गारंटी दी है कि वो बी को चावल बेच सकता है, चावल उधार दे सकता है, लेकिन सिर्फ 2000 रुपये तक के ही चावल वो उसको प्रोवाइड करवाए। यहाँ पर इस सी ने क्या करा, सी ने यहाँ पर इस बी को 2000 रुपये तक के ही चावल प्रोवाइड करवाए, 2000 से कम के ही चावल उसने इस डेप्टर को दिए हैं। ठीक है, जब डेप्टर अपनी तरफ से पेमेंट नहीं कर पाया चावल की, तो इस क्रेडिटर ने इस श्योरिटी से पैसे वसूल करे और इस श्योरिटी से इसने पूरे 2000 रुपये ही वसूल कर लिए हैं, जबकि इसने डेप्टर को दिया कितना था, डेप्टर को इसने 2000 से कम के चावल दिए थे, पर श्योरिटी से इसने पूरे 2000 रुपये ही वसूल कर लिए हैं, क्योंकि श्योरिटी ने 2000 रुपये तक की गारंटी दी थी। यहाँ पर अब श्योरिटी का राइट जो है वो अराइज हो गया, राइट ऑफ इंडेमनीफाई का। अब यहाँ पर श्योरिटी इस डेप्टर से कितने रुपए वसूल कर सकेगा, श्योरिटी यहाँ पर इस डेप्टर से ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी फ्रॉम देन प्राइस ऑफ राइस एक्चुअली सप्लाइड, ये रहा। पर यहाँ पर मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, माना कि श्योरिटी का राइट है, राइट ऑफ इंडेमनीफाई का, माना एक तरह से प्रिंसिपल डेप्टर की ड्यूटी है कि वो श्योरिटी को इंडेमनीफाई करे, पर वहीं तक जहाँ तक कि सही तरीके से होगा, रॉन्गफुली नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल डेप्टर उसे वहीं तक के लिए ड्यूटी बनेगी, वहीं तक के लिए उसे पेमेंट करेगा वो जितना पेमेंट उसने क्रेडिटर को करा था, इससे ज़्यादा के लिए ए उसे दबाव नहीं डाल सकेगा। ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन प्राइस ऑफ राइस एक्चुअली सप्लाइड। आई थिंक आपको बात क्लियर हो चुकी है। हाँ, इसे आप रीड कर लीजिएगा सेक्शन 146 को, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी टू कंट्रीब्यूट इक्वली। पहले एक बार रीड करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर बात करेंगे। वेयर 2 और मोर पर्सन आर को श्योरिटीज फॉर सेम डेप्ट और ड्यूटी। को श्योरिटी,
either jointly or severally, and whether under the same or different contract, and whether with or without knowledge of each other, then the co-surety in the absence of any contract to the contrary are liable. कहाँ तक लाइबल होंगे co-sureties? एज बिटवीन देमसेल्फ टू पे ईच एन इक्वल शेयर. कहाँ तक लाइबल होंगे मतलब वो कहाँ तक के लिए, अगर ये पता चलता है प्रिंसिपल डेप्टर जिसके लिए को-श्योरिटीज़ ने गारंटी दी थी वो अपना पेमेंट नहीं कर पाया या डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो को-श्योरिटी कहाँ तक के लिए लाइबल होंगे? ईच एन इक्वल शेयर ऑफ द होल डेप्ट और द पार्ट टू ऑफ इट विच रिमेन्स अनपेड बाय द प्रिंसिपल डेप्टर. वो वहीं तक के लाइबल होंगे. इक्वल कहाँ तक के लाइबल होंगे? ईच एंड इक्वल शेयर ऑफ द होल डेप्ट, सभी इक्वली लाइबल होंगे, या फिर जहाँ तक का उसने पेमेंट नहीं कर पाया होगा वहाँ तक के लिए वो इसमें लाइबल माने जाएंगे. सेक्शन 147. लेकिन एक बात इसमें ज़रूर आपको बतानी है, मैंने इसलिए इसको लिखा है. जब आप सेक्शन 146 बताकर आ रहे हैं ना, जब आप ये कहकर आ रहे हैं राइट अगेंस्ट को-श्योरिटी टू कंट्रीब्यूट इक्वली, सेक्शन 146, तो आप बाकी इन पॉइंट्स को भी उसमें कवर करेंगे. आप उसमें लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम. एक बात याद रखना, क्या लिखा है यहाँ पर? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जनरल वे में बात कर रहा है सेक्शन 126. जनरल वे में बात कर रहा है कि अगर को-श्योरिटीज़ हैं तो उनका क्या राइट बनेगा, उनकी क्या ड्यूटी बनेगी, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे वो. लेकिन वहीं पर अगर को-श्योरिटीज़ ने पहले से ही अपने लिए तय कर रखा है कि भाई हम इतने के लिए लाइबल होंगे, तो जितना उन्होंने तय कर रखा है फिर उतने के लिए ही लाइबल बनेंगे. फिर हर किसी की अलग अलग लाइबिलिटी बनेगी. Co-surety who are bound in the different sum are liable to pay equally as far as limit of their respective obligation permit. क्लियर है? एक इसको भी रीड कर लेना. रिलीज ऑफ वन को-श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर. ये बात एक याद रखना, जहाँ पर जो को-श्योरिटीज़ होते हैं, अगर उन को-श्योरिटीज़ में से क्रेडिटर के द्वारा किसी एक, जब किसी उसमें को-श्योरिटीज़ हैं और उसमें से किसी एक को-श्योरिटीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है क्रेडिटर के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस उसने केवल एक को-श्योरिटी को रिलीज़ करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं होगा. और ना ही इसका मतलब ये होगा कि जिस को-श्योरिटी को रिलीज़ करा है वो बाकी श्योरिटीज़ के लिए अपने उस बाकी श्योरिटीज़ के प्रति उसकी जो लाइबिलिटी है उनसे फ्री हो जाएगा वो. Where there are co-surety are released by the creditor of one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so release from his responsibility to other sureties. ये बताया था. इसी के अलावा एक और राइट है जो श्योरिटी को मिलता है, वो ये मिलता है इसको कि जो भी क्रेडिटर की सिक्योरिटीज़ वगैरह आती हैं, जो भी क्रेडिटर को सिक्योरिटीज़ के तहत बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे थे, उनको प्राप्त करने का राइट भी यहाँ पर श्योरिटी को रिसीव हो जाएगा. तो उसी के साथ यहाँ आज मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई, जो कल मैंने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट्स क्या होंगे श्योरिटीज़ के, या फिर डिफरेंस क्या होता है इंडेमनीफाई और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में, कितनी पार्टीज़ वगैरह इसमें पाई जाती हैं, या फिर ये जो श्योरिटी होता है उसकी लाइबिलिटी क्या बनती है, श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कब हो सकता है, कंटिन्यू गारंटी किसे कहते हैं. जो भी इसके तहत इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे मैंने कवर करवाए हैं जनरली स्पीकिंग आपको यहाँ पर अच्छी तरह से. और अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे बेलमेंट की. अगली जो क्लास होगी उसमें हम टॉपिक लेकर आएंगे बेलमेंट का. क्लियर है? तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास यहाँ पर ही इस संग कंप्लीट करते हैं.